Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Today is our third lecture of second year physics electrostatic. In this chapter we will discuss the application of electrostatic, basically what is photocopier, what is laser printer, what is inkjet printer. Also we will discuss electric flux at an angle, maximum electric flux and minimum or zero electric flux. Also at the end we will discuss electric flux through closed surface. So let's start today's lecture. First of all, before going to the application of electrostatic, we also discussed in the first lecture that what is electrostatic. So let's revise the definition of electrostatic. Electrostatic is a branch of physics that deal with the study of electrical charges at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास क्या है, ये फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना है चार्जेस जो रेस्ट में हो। ये हमने पिछले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। आज हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसका जो पहले एप्लीकेशन है वो है फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर आपके पास क्या है, इट इज़ अ मशीन डेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रोड्यूस परमानेंट इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। द कॉपिंग प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर इज कॉल्ड जियोग्राफी। फोटोकॉपियर आपके पास वो मशीन है जो आपके पास जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिस उसूल के ऊपर ये काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके पास एक परमानेंट इमेज बनता है और जो कॉपिंग का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं जियोग्राफी। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब आपके पास जो फोटोकॉपियर में कौन सी चीज़ यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से है। तो आपके पास इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम विच इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड इज कोटेड विथ सिलीनियम। Also light source, lens, cylinder, heated roll, ink powder etc. are the part of photocopier. फोटोकॉपियर में बेसिकली आपके पास एक ड्रम है जो एल्यूमिनियम और इसके ऊपर फिर आपके पास एक कोटिंग हुआ होता है सिलीनियम का, और इसके जो दूसरे पार्ट्स है उसमें आपके पास लाइट सोर्स है, लेंस है, सिलेंडर है, हीटेड रोल, इंक पाउडर वगैरह, ये भी आपके पास फोटोकॉपियर के मतलब एक कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो आपके पास जो सिलीनियम है ये आपके पास एक इंसुलेटर है इन दी डार्क, और आपके पास एक कंडक्टर बनता है जब इसके ऊपर अगर हम लाइट को पास कर दे। तो आपके पास क्या है, सिलीनियम इज इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, थस इट इज़ अ फोटो कंडक्टर। तो सिलीनियम आपके पास बेसिकली क्या है, फोटो कंडक्टर है। अगर आपके पास डार्क है तो आपके पास ये एज ए इंसुलेटर काम करता है, लेकिन अगर जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपके पास ये क्या हो जाता है, फोटो कंडक्टर बन जाता है। आपके पास जो ड्रम है वो चार्ज होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन अट्रैक्ट दी टोनर पार्टिकल। आपके पास जो ड्रम है ये बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज उसके ऊपर होता है जो अट्रैक्ट करता है जो टोनर के जो पार्टिकल है उसको। When the paper to be copied is laid on the glass plate, जब हम पेपर को ग्लास प्लेट जो फोटोकॉपियर है उसके ऊपर रख देते हैं, then the dark and the light areas of the document produce same image on the drum। तो अगर आप देखो डायग्राम में भी आपको नजर आते हैं, तो आपके पास जो ड्रम है उसके ऊपर उसका जो पेपर आपने रखे है उसके ऊपर जो भी लिखाई होती है उसका इमेज बन जाता है। आपके पास डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, द डार्क एरिया रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज बट लाइट एरियाज बिकम कंडक्टिंग। आपके पास जो डार्क एरिया है वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन आपके पास जो लाइट एरिया है वो आपके पास कंडक्टिंग का काम करते हैं। दे लॉस देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको लूज कर देता है और आपके पास वो एक एज ए न्यूट्रल बिहेव करता है। थस आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है इमेज का है वो रिमेन ऑन द सोलिनियम सरफेस। तो आपके पास सोलिनियम सरफेस के ऊपर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले इमेज ही रह जाता है। व्हेन अ शीट ऑफ पेपर पासेस ओवर द ड्रम, जब हम क्या करते हैं इस ड्रम के अंदर से या इस ड्रम में से जो आपके पास जो पेपर है जिस पे हमने प्रिंट लेना है अगर उसको पास कर दे, द पार्टिकल ऑफ द टोनर आर अटैच्ड टू इट। तो फिर आपके पास जो टोनर का जो पाउडर है, मतलब जो पार्टिकल है जो पाउडर है वो उसके ऊपर अटैच होता है। हीटेड रोलर देन मेल्ट द टोनर इनटू द पेपर टू प्रोड्यूस द परमानेंट इंप्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके पास जो टोनर होता है, टोनर में आपके पास इंक होता है, वो क्या करते हैं, वो आपके पास जो परमानेंट इमेज है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉपी कर देता है और इस वजह से और इसी तरह से आपके पास जो फोटोकॉपियर है वो काम करता है। नेक्स्ट आपके पास जो एप्लीकेशन है वो लेज़र प्रिंटर है। फंक्शन इसका सेम है, लेकिन उधर पर आपके पास यहाँ पर जो मेन जो फंक्शन है यहाँ पर लेज़र होता है। लेज़र के थ्रू आपके पास क्या है, इमेज को हम
मतलब ये हासिल करते हैं। तो लेज़र प्रिंटर यूज एज अ लेज़र टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द फोटो कंडक्टिंग ड्रम एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपके पास क्या है, लेज़र है, जो आपके पास जो इमेज है वो फोटो कंडक्टिंग करता है ड्रम के ऊपर। जिस तरह आपके पास डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या एक लेज़र है, और लेज़र के थ्रू आपके पास जो ड्रम है उसके ऊपर हमारे पास जो भी डिजिट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट होता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है सेम इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है कि आपके पास जो लेज़र प्रिंटर है उसमें आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड होता है, फिर आपके पास लेज़र स्कैनिंग यूनिट होता है, फोटोकॉपियर, ड्रम, हीटेड रोलर एटसेट्रा, सारा उसी तरह। जिस तरह आपके पास फोटोकॉपियर है उसमें भी यही चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है सिर्फ उसमें एक लेज़र की एडिशनल हुआ है कि यहाँ के आपके पास जो इमेज बनता है वो लेज़र के थ्रू बनता है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये जो वर्किंग है वो कैसे है, इन अ लेज़र प्रिंटर अ लेज़र बीम इज स्कैन्ड across a photoconducting drum leaving a positive charge image। लेज़र के थ्रू आपके पास जो फोटो कंडक्टर जो ड्रम है उसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। When the light of the laser beam hits the drum, जब आपके पास जो लेज़र है वो ड्रम को हिट करता है, then the area which are exposed to light become neutral। जिसके ऊपर आपके पास जो लाइट एक्सपोज होता है वो उस एरिया वो क्या होता है, वो न्यूट्रल बन जाता है ड्यू टू द कंडक्शन, एंड द एरिया विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज। और वो एरिया जिसके ऊपर जो मतलब है कि लेज़र या जो रोशनी नहीं पड़ रही तो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। Thus, these charges pick up the particles from the ink toner and the dry particle of the ink are then melted by heated roller and thus finally we get the image of the paper। सेम उसी तरह जिस तरह फोटोकॉपियर में इसका जो फंक्शन था कि आपके पास जो पॉजिटिव है वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं टोनर्स को। टोनर में मतलब है जो इंक हो उसको अट्रैक्ट करता है और फिर वो उसके साथ चिपक जाता है और आपके पास जो पेज है उसके ऊपर वो प्रिंट होता है। तो आगे मैंने लिखा भी है कि द स्टेप फॉर चार्जिंग द ड्रम एंड ट्रांसफरिंग द इमेज टू अ पेपर आर द सेम एज इन जियोग्राफी। जिस तरह हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा, टॉपिक में पढ़ा, जो आपके पास जो पहली एप्लीकेशन था, तो इस तरह से इसका फंक्शन भी उसी तरह से, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो लेज़र का है। लेज़र लाइट कैन बी वेरी प्रीसियसली कंट्रोल्ड, इनेबल लेज़र प्रिंटर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेज। ये आपके पास क्या था, जो लेज़र प्रिंटर है उसमें आपके पास जो इमेज बनता है उसकी क्वालिटी बाकी प्रिंटर की निस्बत मतलब अच्छी होती है। नेक्स्ट जो आखिरी आपके पास जो बुक में जो एप्लीकेशन गिवन है वो आपके पास है इंकजेट प्रिंटर। अब जो बुक में है उसमें तो मतलब डिटेल में नहीं लिखा है, बस जल्दी से उन्होंने मतलब एक पैराग्राफ में इसको पूरा वाइंड अप किया हुआ है, लेकिन हमने इसमें पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया था आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपके पास जो इंकजेट प्रिंटर है ये आपके पास भी प्रिंटर का एक किस्म है जो काम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो इसके मुख्तलिफ हिस्से। पहला इससे आपके पास इंक सप्लाई है, जैसे नाम से पता चलता है कि इस यूनिट में आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास इंक होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग या फोटोकॉपिंग पर्पस। फिर आपके पास पंप है, पंप का ये फंक्शन है कि आपके पास जो इंक है उसको सप्लाई करता है नोज़ल को, ताकि मतलब जो इनपुट सप्लाई है उसको नोज़ल के थ्रू लेकर जाता है पंप। फिर नोज़ल क्या है, द टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक डेट इज रिसीव्ड थ्रू द पंप इज फोर्स आउट टू अ फाइन नोज़ल विच ब्रेक द इंक इनटू स्मॉलर ड्रॉप। नोज़ल क्या करता है, जो इंक आपके पास पंप ने इंक सप्लाई से लेकर आया है तो वो क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं स्मॉल ड्रॉप्स में। फिर आपके पास नेक्स्ट चार्जिंग इलेक्ट्रोड होता है, ये आपके पास इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन द इंक ड्रॉप। जो इंक आपके पास ब्रेक हुआ है तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, उसके ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस करता है व्हेन दे पासिस थ्रू देम। It charge electrostatically and then pass between two opposite charge plate. Negative charge drop will be attracted towards the positive plate, causing it to be deflected as shown in the figure। आगे नेक्स्ट पेज पे ऊपर आपके पास डायग्राम है, उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आपके पास के जब इसमें इलेक्ट्रोड में से पास होगा तो आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास है चार्जिंग कंट्रोल। जब आपके पास जो इंक है, जब हम क्या करते हैं इसके अंदर पेपर को रख देते हैं तो चार्जिंग कंट्रोल क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन और ऑफ करता है। इट इज़ यूज फॉर द टर्निंग ऑन एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसके थ्रू आपके पास जो इलेक्ट्रोड है वो ऑन और ऑफ होता है। व्हेन द चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज ऑन द ड्रॉप passes as a charge drop and when it is off the drop passes as a neutral। अगर आपके पास ऑन है तो आपके पास जिस तरह पिछले हम लोगों ने पढ़ा कि वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, लेकिन जब ये ऑफ है तो ये आपके पास बिहेव करता है एज ए न्यूट्रल। फिर आगे जो लास्ट में आपके पास है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या फंक्शन है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज यूज टू डाइवर्ट द चार्ज ड्रॉपलेट एंड प्रिवेंट देम
फ्रॉम फॉलिंग इन द पेपर। ये क्या करते हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा जो ड्रॉपलेट है उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो पेपर के ऊपर न गिरे। दिस प्लेट अलाउड द अनचार्ज ड्रॉपलेट पार्टिकल फ्लाई स्ट्रेट एंड स्ट्राइक द पेपर। जो आपके पास मतलब जो ड्रॉपलेट है, जो पार्टिकल है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पेपर के ऊपर स्ट्राइक कर देता है और आपके पास जो रियल इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आपके पास बन जाता है। अभी आपके पास इंकजेट का जो प्रिंटर है उसका थोड़ा सा डायग्राम है कि आपके पास क्या है, एक आपके पास इंक रिजर्वायर है, फिर पंप के थ्रू आपके पास वो नोज़ल को पास हुआ है, फिर नोज़ल क्या करते हैं, आगे आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, फिर आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट है। जब उधर से सब कुछ चला जाए तो आपके पास पेपर है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके पास जो आपने कॉपी करना है वो पेज के ऊपर मतलब ये पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं द मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डेट पास थ्रू एन एरिया प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आगे चैप्टर में आएगा इंशाल्लाह, हम इसको डिस्कस करते हैं जैसे हम ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो एक आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ताल्लुक चार्ज के साथ है और आपके पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़, जितने भी आपके नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अगर पास होते हैं थ्रू द एरिया, किसी भी एरिया के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सरफेस, किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे, फिर उससे कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्क्राइब हाउ समथिंग गोज थ्रू अ गिवन एरिया। तो इसका आपका क्या है, क्या मतलब है, आपके पास कोई ख़ास एरिया है तो किसी ख़ास एरिया में कैसे आपके पास जो चार्ज वगैरह, जो फील्ड वगैरह वो कैसे पास हो सकते हैं। लेट टू डिस्कस, अगर इसको हम डिस्कस करना है तो वी हैव एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेट सरफेस है मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया ए। आपके पास एक खास सरफेस एरिया है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है और आपके पास एक डायरेक्शन को भी हमने शो कर दिया है एन से, जिस तरह आपके पास डायग्राम में नज़र आ रहा है। अगर इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहे तो आपके पास जो फ्लक्स है, आपके पास एक स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और साथ में आपके पास एरिया का। तो अगर हम मैथमेटिकल हम लिखे तो आपके पास जो फ्लक्स है वो बराबर है ई डॉट ए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका एरिया है। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हमने ख़त्म करना है तो इसको cos थीटा के साथ ख़त्म करेंगे। अगर डॉट की जगह क्रॉस होता है तो फिर हम साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं आपके पास जो फ्लक्स है वो बराबर है ई डॉट ए या ई ए cos थीटा। अब आपके पास जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो आपके पास देखो फार्मूले में आपके पास तीन चीज़ें हैं। एक तो आपके पास सरफेस एरिया है, दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और तीसरा आपके पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मुराद कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास जो एरिया उसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है। नेक्स्ट आपके पास इसकी जो यूनिट है, तो आपके पास इसका जो यूनिट है वो आपके पास है न्यूटन मीटर पर कूलम। देखो आपके पास अगर ई है तो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। तो आपके पास वही है, आपके पास एक तो एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, दूसरा आपके पास एरिया है। तो आपके पास एरिया मीटर स्क्वायर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा जो कूलम नाम है कि ई बराबर था एफ बटा क्यू। तो एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, और बटा क्यू डिवाइडेड बाई जो क्यू है वो पर कूलम है। तो न्यूटन पर कूलम तो उधर से आ गया, साथ में आपके पास एरिया है तो एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एक ही बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके पास ये तो हमने सिंपल पढ़ा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास एंगल 0 है या आपके पास एंगल 90 है या कोई भी एंगल है तो उसमें आपके पास जो फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम बात करते हैं अगर आपके पास कोई भी एंगल है 0 और 90 के अलावा, तो आपके पास जो फ्लक्स है वो कैसे होगा। इफ़ ए इज़ द एरिया, अगर ए मेरे पास एरिया है और ये आपके पास जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा बना रहा है, जिस तरह आपके पास जो डायग्राम है उसमें आपको नज़र आ रहा है, तब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपके पास बराबर होगा ई डॉट ए या सिंपल ई ए cos थीटा का। और थीटा आपके पास जो भी वैल्यू है फ्रॉम 0 टू 90 इसके दरमियान, फिर आप उसको कैलकुलेटर के थ्रू उसकी वैल्यू निकाल दें, फिर आप मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें तो मैक्सिमम
एक सिंपल मतलब है आपके पास, अगर हम देखें आपके पास मैक्सिमम कब होगा, आपके पास जो cos थीटा है वो 0 पर मैक्सिमम होता है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल अगर 0 है तो आपके पास जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपके पास थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास अगर सरफेस को हम परपेंडिकुलर रख दे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपके पास जो सरफेस एरिया होगा वो पैरेलल में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है फिर हम क्या करते हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर है ई डॉट ए, या इसको रिप्लेस करें ई ए कास थीटा। फिगर से हमको मालूम है कि आपके पास जो एंगल है वो तो 0 है, तो कास 0 1 के बराबर है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ई ए के बराबर आ जाएगा। फिर अगर हम 0 फ्लक्स की बात करें तो आपके पास जो कास थीटा है वो अगर हम कास को 90 पुट कर दे तो कास 90 आपके पास 0 बराबर आता है। तो आपके पास ये सबसे मिनिमम फ्लक्स है या 0 फ्लक्स है। अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, अगर हम उसको हम पैरेलल रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो आपके पास जो सरफेस है, सरफेस एरिया ए है और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उनमें से आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो सकती, क्योंकि अब आपके पास जो एंगल है वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। जिस तरह डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, तब आपके पास जो फ्लक्स हमारे पास मिलेगा वो 0 या मिनिमम फ्लक्स होगा। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। अब हमने पिछले जो बात की वो आपके पास क्लोज सरफेस नहीं था, मतलब आपके पास कोई यूनिफॉर्म सरफेस था, उसमें हमने फाइंड कर दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अगर हम अब बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई मतलब कोई क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बुक में भी आपके पास इतने डिटेल में नहीं है, हमने इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हम इसको जो फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हम कैसे हासिल करते हैं। तो अगर इसको हम स्टडी करते हैं कि आपके पास क्या है, टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस, तो हमारे पास क्या है, इन दिस केस इन विच आइदर फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और द सरफेस इज कर्व्ड। मतलब है अगर आपके पास, मैंने पहले बात कर दी कि आपके पास जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म ना हो, मतलब है नॉन यूनिफॉर्म हो, या आपके पास उसमें कोई कर्वेचर वगैरह हो, या मतलब है कोई कर्व वगैरह या इरेगुलर कोई शेप है, तब हम उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे हासिल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस सरफेस को एक छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करते हैं और आपके पास हर एक पार्ट का एक अलग एरिया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से, और उसका हम बोलते हैं डिफरेंशियल एरिया। एंड एज्यूम डेट दीज आर अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। फिर आपके पास जो छोटे छोटे एरिया जो हमने उसको डिवाइडेड करे छोटे छोटे एरिया में, तो वो एरिया इतने स्मॉल है कि हमको फिर उसमें कोई कर्वेचर नजर नहीं आएगा, बल्कि हम उसको यूं कंसीडर करें कि वो आपके पास यूनिफॉर्म है, बल्कि ज़्यादा आपके पास क्या है, फ्लैट होगा। तो आपके पास जो हमने छोटे छोटे हिस्से में तकसीम किए तो दे आर सो स्मॉल डेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ओवर इट। वही बात है कि आपके पास हमें यूँ लगता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। फॉर वन ऑफ दिस स्मॉल पैचेज ऑफ एरिया शोन इन द फिगर डायग्राम में आपके पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अलग-अलग हर एक पार्ट का क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, पर बाद में हम एडिशन करते हैं, सबको ऐड करेगा तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो मिलेगा। अगर हम बात करें जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ा कि फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए, अगर हम इसको एक हिस्से में डिवाइड करते हैं जो पार्ट नंबर 1 है, अगर उसकी हम बात करें तो आपके पास जो फ्लक्स 1 है वो बराबर है ई डॉट ए 1। तो ई डॉट ए 1 उनके दरमियान जो एरिया को हमने बोला कि आपके पास वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे, तो एंगल 0 है, तो आपके पास कास 0 1 के बराबर है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस 1 से आएगा वो है ई डॉट ए 1। फिर इसी तरह से अगर हम 2 की बात करें तो उसी तरह से सब कुछ सेम है, लेकिन एरिया भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो एरिया वो चेंज हो रहा है क्योंकि हमने मुख्तलिफ एरिया में इसको डिवाइड कर दिया है। तो आपके पास जो फ्लक्स E2 आएगा वो आपके पास बराबर हो जाएगा ई डेल्टा A2। इस तरह मजीद करते जाओ जितनी भी आपके पास है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स को ऐड कर दें तो आपके पास होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू n से। फिर आपके पास जो फ्लक्स 1 है उसकी वैल्यू आप ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल कर नीचे लिख दो, और सब में आपके पास जो ई है वो तो ऑलरेडी कॉमन है, तो ई को मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास ई कॉमन लिया, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। ई आपके पास कॉमन है। फिर हमने क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की ज़ुबान में हमने इसको समेशन की ज़ुबान में लिखा, जो आपके पास जो सिंबल नज़र आ रहा है ये आपके पास है समेशन का सिंबल। और फिर मैंने लिखा कि डेल्टा AI से मुराद कि आपके पास जो आई है इसकी मुख्तलिफ वैल्यू है। आई अगर हम 1 से लेकर अब टू n, मतलब अगर हम A2 A1 की बात करें तो AI की जगह A1 लिख देते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो ई डेल्टा A2, अगर 3 की बात करें तो ई डेल्टा A3। इस तरह आई से मुराद फ्राम 1 to n। फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपके पास बराबर है ई डेल्टा AI, क्योंकि तो कांस्टेंट है, और डेल्टा AI तो चेंज हो रहे फ्राम 1 to n। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी
क्लोज सरफेस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे गासेस लॉ। तो गासेस लॉ के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपके बुक में जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 3 का आप एक्सप्लेन करें द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उसको हमने डिस्कस कर दिया। फिर आपको ये बताया कि शो करो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम और मिनिमम कभी, ये सारे केसेस हमने अभी डिस्कस कर दिए। तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियो और अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़।